अच्छा सिद्दीक साहब, मरियम साहिबा की आज आपने गुफ्तगू सुनी, जो उन्होंने वीडियो ट्वीट एक तरह से चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब के खिलाफ जो चार्जशीट बहुत दिनों से नून लीग ला रही है, उसमें उन्होंने एक तरह से उसको वैलिडेट करने की कोशिश की आज की वीडियो से। हाउ डू यू सी द होल सिचुएशन? शुक्रिया मलिया हाशमी साहबा, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा कि बहुत शिद्दत के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ पाकिस्तानी अदलिया को एज ए होल मिलान करने की एक साजिश चल रही है, और उसके ताने बाने जो हैं वो नवाज शरीफ के साथ लंदन में बैठकर बुने गए, और उसी के लिए सबसे पहले एफिडेविट तैयार कराया गया, और उसके बाद एक ऑडियो लीक शेयर की गई। फिर उसके साथ साथ लाहौर के अंदर आसमा जहांगीर फाउंडेशन के हवाले से एक बाकायदा सेमिनार कराया, और ताजा तरीन खबर यह है कि जैसे साकिब निसार साहब के हवाले से उसकी कमीशन बनाने के लिए सलाउद्दीन जो है उसी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, और वो एक दरखास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं। उससे पहले एक दरखास्त बाकायदा दायर की गई, और कोई नहीं जानता वो कुलसूम बीबी कौन है। उसने दरखास्त की कि जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त कार्रवाई होनी चाहिए, और उसको तो बोलना भी नहीं आता था। वो दरखास्त खारिज करवा कर बाहर आ गई। हालांकि मैं उस फैसले से इख्तलाफ करता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तो वैसे भी इस मामले को तो एंटरटेन अगर करना चाहिए था, तो तरीकाकार यही था कि ये मामला लार्जर बेंच के पास भिजवाते, जो कंटेम्प्ट के मामला के हवाले से देखता। वो एक तरह से लाइसेंस खुला मिल गया है, और मरियम नवाज ने अब उसी लाइसेंस का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब को निशाना बनाया, और ये तौहीन अदालत है। अच्छा। और ये बड़ा, यानी ये तो फैसला दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल जज ने, ये इस फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज होना चाहिए। वो मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान कोर्ट के अंदर थे कि केस के सिलसिले में, जब मामला चल रहा था इलेक्शन का, अपना जो पीछे 4 हलकों के कॉन्टेक्स्ट में, तो उस वक्त ये अगर बात हुई तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि आपको जो भी ग्रीवियंस है आप कोर्ट में पिटीशन लेके आए। और ये मैं कोर्ट अनकोर्ट हवाले से कह रहा हूं, ये जो बैठकर आप गलत हकायक और गलत ये चैलेंज कर रहा हूं मरियम बीबी को, और ये मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे आज खुद नोटिस लेना बनता है। ये तौहीन अदालत है। कोर्ट के अंदर बात को आप मैनूवरिंग कर रहे हैं, और उसके पीछे साजिश एक है। वो साजिश ये है कि अदलिया बदनाम किया जा रहा है बड़ी प्लानिंग के साथ। अब इसके साथ सिर्फ यही बात नहीं है, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें सामने रखता हूँ। इसके साथ ही मैं जोड़ने लगा हूं नस्ला टावर को। अच्छा। नस्ला टावर का खुद नस्ला टावर गया, मैंने वो केस सारा देखा। ये बात याद रख लीजिएगा, वो एक सड़क के ऊपर बना हुआ है। हमारे अदालती फैसले मौजूद हैं कि सड़क के ऊपर, एमिनिटी प्लॉट के ऊपर किसी जगह पे भी तामीरात हो नहीं सकती हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने तय उसको गैर कानूनी करार नहीं दिया है। कमिश्नर कराची डिवीजन की रिपोर्ट मौजूद है, हुकूमत सिंध की रिपोर्ट मौजूद है, उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी है। अब सवाल बड़ा सिंपल जो आप उठा रहे हैं कि अप्रूवल इशू ये है कि जस्टिस गुलजार साहब गुज़श्ता 7-8 साल से कराची की शक्ल बदलने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बिल बोर्ड उठाए उन्होंने, चाइना कटिंग खत्म कराई, नाजायज कब्जे खत्म कराए। इशू बड़ा सीधा सा है। हमें जो बात समझना है कि अगर एक फ्रॉड के जरिए मैं चीज खरीद लूं और अदालत कहे कि उसके पैसे अदा करें, नहीं, हमेशा मुश्तरी होशियार बास होता है कि जो खरीदने वाला है उसने तसल्ली करनी है कि ये चीज सही है या गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो किया। अच्छा नहीं, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, यहाँ पर एक बड़ा वैलिड सवाल ये उठता है कि अगर ये कानून में एक बात तयशुदा है, मौजूद है कि उस जगह पर नहीं बन सकता था ये, तो फिर जिन्होंने एनओसी इशू किया उनको क्या इस कानूनी नुक्ते की समझ नहीं थी? ये तो फिर उन पर वबाल आना चाहिए ना। देखे ना, कसूर था सिंध गवर्नमेंट का। सिंध गवर्नमेंट ने खुद आके कहा गैर कानूनी है। अब सिंध गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के अगेंस्ट गैर कानूनी हवालों से अगर कोई एक्शन लेना है, वो सिंध गवर्नमेंट चुप करके छुप के बैठ गई है, और बड़ी प्लानिंग के साथ सारा बोझ सुप्रीम कोर्ट में डाला जा रहा है। अब यही आ जाए, ग्रैंड हयात के हवाले से जिक्र किया जाता है कि आपने इसको रेगुलराइज कर दिया। भाई वो ऑक्शन में खरीदा गया था, जायज जमीन थी, किसी का कब्जा नहीं था, ग्राउंड पे नहीं था, प्लॉट पे नहीं था, सड़क के ऊपर नहीं था। उसकी कुछ चंद मंजिलें जो हैं वो कानून से हटकर बना ली गई। इसको हम रेगुलराइज करना कहते हैं। तो कानून में गुंजाइश मौजूद होती है कि उसको पेनल्टी दे के रेगुलराइज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आम पेनल्टी से हट के कोई सैकड़ों गुना ज्यादा जो है वो पेनल्टी लगाई और ले लिया। अब इसके साथ साथ एक और चीज जोड़नी भी है, वो भी बड़ी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। बैरियर टाउन के हवाले
हवाले से बात की जाती है कि उसको भी तो आपने ओ भाई, बैरिया टाउन का केस जरा समझिएगा। जहां उन्होंने बैरिया टाउन बनाया, वो कौड़ियों के भाव जमीन थी, 5 लाख के करीब एकड़ जगह वो थी वहां पर, और वहां सारी इन्वेस्टमेंट बैरिया टाउन ने की। इशू क्या था कि वहां मुख्तलिफ जगहों में गवर्नमेंट की जमीन थी, कंसोलिडेट करके एक जगह दे दी और 7 अरब रुपया से हुकूमत मान रही थी। आप देखे से सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है, इन्वेस्टमेंट सारी बैरिया टाउन की। सुप्रीम कोर्ट ने 5 यानी फर्ज करें 5 लाख एकड़ की बजाय करोड़ों रुपया एकड़ रकम 460 अरब रुपया, जो सिंध हुकूमत सिर्फ 7 अरब लेने के लिए तैयार थी, और वहां कोई यानी उसको आप कंपैरिजन यानी या तो हो ना कि आपने मिसाल के तौर पर वहां पर सारी जमीनों के ऊपर आप यानी कंस्ट्रक्शन होकर गैर कानूनी आपने उसको रेगुलराइज कर दिया, आपने उसकी बाकायदा जमीन की या तो हो कि वहां पर सड़कें बनी हुई थी, पार्क बने हुए थे, फिर बात है। तो ये क्लियर करने के लिए जरूरी है, ये बड़ी प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। सही। अजहर सिद्दीक साहब, मैं जरा अतर काज़मी साहब से उनका मौक़िफ़ ले लूं और उसके बाद में फिर वापस आपकी तरफ आऊंगी और थोड़ा सा बनी गाला का भी समझने की कोशिश करेंगे, जो इमरान खान साहब के हवाले से उनके सियासी नाक़िदीन बिलखुसूस नून लीग तो ये बात करती है कि जी इमरान खान साहब का बनी गाला वाला घर कैसे रेगुलराइज हो गया। सो आई एम श्योर उसके कानूनी नुक्ते आप हमें बेहतर समझा सकेंगे। अतर काज़मी साहब, एक तो यही नेशनल टावर वाली बात पे ही कि ये हमारे पाकिस्तान के निज़ाम को किस हद तक अपने लूप होल्स को अब कवर करने की ज़रूरत है कि जहां पे आम इन्वेस्टर जो पाकिस्तानी बेचारा आम सिटीजन है, पाई जोड़कर अगर वो कहीं पर कुछ इन्वेस्ट करता है और बाद अज़ां उसको पता चलता है कि वो जो एनओसी उसको एक बस टॉफी की तरह बस दे दिया गया था, वो तो एक मजाक था, और असल में ये गैर कानूनी ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन हुई, जिसको जाहिर है बिल्कुल सही कहा अजहर सिद्दीक साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो अब इसको इम्प्लीमेंट करवा रहा है। ये तो कमिश्नर साहब का भी इस पे फैसला मौजूद है और जो चीज़ गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है। सो इस पर आई लाइक टू नो योर टेक। और दूसरा, जो अभी आजकल ये जो मरियम साहिबा भी अब बात कर रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को तो नाहक फंसा दिया गया और ये इमरान खान साहब के साथ मिलकर सजा दे दी गई, इस पर आई लाइक टू नो योर पोजीशन। जी देखें, अभी सिंध का जिक्र हुआ, बैरिया टाउन का जिक्र हुआ, नस्ला टावर भी आपको पता है कराची के अंदर ही है। मैं थोड़ी सी आपको खबर लंदन से भी देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की एक मारूफ कारोबारी शख्सियत है, उनका बरतानिया का विजिट वीजा कैंसिल कर दिया गया है। और कैंसिल करने की वजह यह है कि उनको बताया गया कि आपके ऊपर इल्जामात हैं पाकिस्तान के अंदर करप्शन के, आपके खिलाफ JITs हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और मुख्तलिफ इंक्वायरीज आपके खिलाफ हुई। और फिर उन्होंने जो अपील की वो कोर्ट ऑफ अपील में गया, उधर एक जैसे अपील मुस्तरद हुई, फिर जो हाई कोर्ट है जिसको कोर्ट ऑफ अपील भी कहते हैं, वहां से फैसला आया गुज़िश्ता रोज, और उस फैसले के अंदर तफसीलन बरतानवी कोर्ट ऑफ अपील, जिसको आप हाई कोर्ट भी कह सकते हैं, इसके ऊपर सिर्फ बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में शाज़ो नादरी कोई केस जाता है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि फौरन ही हर रोज एक पिटीशन जारी हो। तो उस कोर्ट ऑफ अपील के अंदर ये फैसला आया कि जी जो आपका वीजा कैंसिल किया गया है और आपके साहिबजादे का वीजा कैंसिल किया गया वो बिल्कुल ठीक है। और उस फैसले के अंदर हमारी मोजिज अदलिया का जिक्र है, जस्टिस फैसल अरब साहब के फैसले का जिक्र है, दीगर जो सुप्रीम कोर्ट के जजों का फैसले का जिक्र है, JIT का जिक्र है, और उस फैसले के अंदर मलिया ये भी जिक्र है कि आपने सिंध हुकूमत के साथ मिल के जो सरकारी जमीनें वगैरह अलॉट करवाई, उस हवाले से जो JIT की रिपोर्ट्स हैं, NAB की रिपोर्ट्स हैं, तो ये सारी चीजें बरतानिया की कोर्ट ऑफ अपील अपने फैसले के अंदर लिख रही है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो बरतानिया के अंदर दीगर नैबज़दा लोग हैं, जो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि पाकिस्तान की अदालतों के फैसलों को कौन मानता है, JIT को कौन मानता है, तो आज उसी JIT की बुनियाद पे और हमारी मोजिज़ अदलिया के फैसलों को सामने रख के बरतानिया की आला अदालत ने इस फैसले को बरकरार रखा है जो वीजा कैंसिल हुआ है। जहां तक नस्ला टावर का जिक्र है, देखिए मैं अजहर सिद्दीक साहब को कानूनी नुक्ता नजर से मैं कोई भी उनसे इख्तलाफ नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान के नामवर कानूनदान है। मेरा यहाँ पे जो इशू है वो इंसानी नौयत का है, ह्यूमन राइट्स के इशू पे है, और वो ये है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर सारी जिंदगी आप पैसा इकट्ठा करके, औरतें कमेटियां डाल के, अपने जेवर बेच के, एक ख्वाहिश होती है कि एक ठिकाना बन जाए। अब उन लोगों का क्या कसूर है? हर कोई हमारी तरह पढ़ा लिखा नहीं होता, तो वो जो अफसरान हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, जो सिंध हुकूमत जिनको छुपाने की कोशिश कर रही है और जिनसे पैसा भी सिंध हुकूमत को जाता है और माली फायदे भी वो उठाते हैं,
उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना हमारी अदलिया की जिम्मेदारी है, और वो लोग जिनका नुकसान हुआ है हुकूमत को इस हवाले से सोचना चाहिए। ये मैं कहूंगा कि कानूनी नुक्ता नजर अपनी जगह पे, लेकिन जो इंसानी इसमें पहलू है वो एक बड़ा दर्दनाक पहलू है, उसके ऊपर भी हमें गौर रखना चाहिए। अब जरा मरियम साहिबा ने आज जो ट्वीट की है, जिस पर अजहर सिद्दीक साहब भी खैर अपना काफी मुफस्सिल तज्जिया दे चुके, आप क्या समझते हैं अजहर सिद्दीक साहब के किस नुक्ता नजर में ज्यादा वजन है? क्योंकि एक कल फवाद चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, तो उनसे भी हमने इस पर तफसीली डिस्कशन की थी कि एक तरफ ये नुक्ता नजर पाया जाता है जो हुकूमत का भी है कि जी ये स्ट्रेट अवे अदलिया पर हमला है, जुडिशरी को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब आखिरी मरहले में केसेस चल रहे हैं, तो ये डू और डाई सिचुएशन है कि जितना मुतनाज़ा बना सकते हैं बना लें, ताकि मैक्सिमम उनको अंडर प्रेशर करके अपने हक में फायदे लिए जा सकें। ये एक नुक्ता नजर है। जबकि दूसरी तरफ मरियम नवाज और उनकी सारी जमात का नुक्ता नजर इस हवाले से ये है, बाय द वे शहबाज शरीफ और उनके करीबी साथियों ने कभी भी इस नुक्ता नजर को इंडोर्स नहीं किया, लेकिन जो नून लीग, जो शीन ग्रुप माइनस करके जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के करीबी लोग हैं, दे आर ऑफ द व्यू कि ये जो 5वीं शहादत आ गई है नवाज शरीफ साहब के हक में, तो ये तो अब साबित हो गया है कि उनको जबरदस्ती ना हक ना अहल करवाया गया, बस इमरान खान को वजीर आजम बनाना था, इसलिए बस मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने जो है वो सर तोड़ कोशिश की कि नवाज शरीफ साहब को इससे मैदान से बाहर निकाल दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा वजन रखता है? पहले तो अतर काज़मी साहब इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन, जो कि मैं समझता हूं। मैं एक चीज मैं क्लियर कर दूं, हमारे यहाँ मसला ये है कि सोशल मीडिया पे एक भेड़चाल चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादती कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में लिखा है कि इसके पैसे मुतासरीन को अदा करने हैं, बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली लिख दिया है। और वो पैसों की अदायगी जो है, अब ये काम है इंतजामिया का। सुप्रीम कोर्ट के पास तो फोर्स नहीं है कि वो आकर लोगों को पैसे दिलवाए। ये जो कि वजह ये हुकूमतें सिर्फ जो है छुप कर खड़ी हो गई पीछे, उन्होंने सियासी जमातों को आगे कर दिया कि अदलिया मिलान हो रही है, बदनाम हो रही है, हम क्यों बचाएं। और यही स्टेट्समैन के लिए बड़ी खतरनाक बात है कि हमें अपने इदारों को बचाना है। अब ये बड़ी मजेदार बात मलिया, वो जो समझने वाली बात है, PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 695 या 95 है। अरशद मलिक की वीडियो आई थी। अरशद मलिक ने बड़े इल्जाम, बड़ी कुछ बातें, इन्होंने बड़ा शोर डाला। हमारी शायद शॉर्ट्स मेमोरी है लोगों को, वो मामला गया सुप्रीम कोर्ट। अभी कह रहे ना उसको नोटिस लगाए, इंक्वायरियां बनाए, ये करें वो। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, 3 केसेस गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बैठकर तय किया कि इस तरह की वीडियो आ गई है तो इस वीडियो का पहले कराएं फोरेंसिक। मैं चैलेंज किया था, मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं, मरियम नवाज को लाएं, वो अपना नूरानी की रिपोर्ट वहां जो फोरेंसिक कराइए, पाकिस्तान में आकर फोरेंसिक कराएं। पाकिस्तान अदालतों में लेकर आए, वो नहीं लेकर आएंगी। अरशद मलिक के केस में साफ वाज़ेह तौर पर कहा गया था कराएं फोरेंसिक, और अदालतों में लेके आए, नहीं लेके आए। अदालत ने कहा अगर क्रॉस एग्जामिन भी हो गया फिर देखना क्या उसका कोई फैसले पे असर पड़ा है। ये 7 प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट के तय किए और ये बाइंडिंग है। और वहां पर यह भी जिक्र किया गया, ये मलिक क़य्यूम की जो वीडियो आई ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि जो जरदारी साहब या बाकी को बरी किया गया, वो वीडियो की वजह से बरी नहीं किया गया, उनका मेरिट पे केस था। अब इन सबको ये पता है कि मेरिट पे केस नहीं बनता है। और पाकिस्तानी तारीख PDD 2016 के अंदर मियां मोहम्मद शरीफ, इनके वालिद जो कहते हैं ना अरबों रुपए के मालिक, 9,36,211 रुपए आमदन थी। 9,36,211 88-89 के अंदर इन्होंने जायदादें अरबों रुपए की खरीदी हैं, वो जो इनके दादा हजूर हैं। और दूसरी बात साथ साथ देख लें, इनकी ना इनकम टैक्स रिटर्नों के अंदर ना नॉमिनेशन पेपर के अंदर इन जायदादों का जिक्र तक नहीं है, छुपाया हुआ है। और अगली बात आ जाए, आप बड़ा सीधा सा है, 126 दिन सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई थी। आप कवर करती रही, आप खुद जाती रही हैं। फिर JIT बनी, JIT ने कहा आगे सबूत दे दें। फिर 8-6 दिन सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई, जब इजाज अव्वल साहब ने कहा ले आए, शेख अजमत सईद साहब ने कहा गॉड फादर या सीजन माफिया के हवाले से चीजें ले आए, चीजें सारी। इन्होंने वहां भी सबूत है ही नहीं ना, इनके पास तो कतरी खात था या घोड़ों या खच्चरों में मशीनरी सऊदीया चली गई थी। फिर मामला आया नैब के पास, नैब में इंक्वायरी हुई, फिर ये शोर डाल दिया JIT का, यानी असल बात नहीं बतानी। फिर नैब में ट्रायल हुआ। अब ये जो बातें कह रही ना, प्रेशर डाल के ऐसा हुआ, 5 जजों पे क्या क्या इल्जाम लगे, 3 लोगों को तौहीन अदालत में सजा हुई, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी। ट्रायल कोर्ट की एक भी एविडेंस पेश नहीं की इन लोगों ने।
यही पेश करते थे कि प्रेशर से फैसला हुआ है, दबाव से फैसला हुआ है। अब उनको समझ कुछ नहीं आ रही कि ये मेरिट पे चलने नहीं दे रहे। अपीलें जाए मेरिट पे डिसाइड करें, डे टू डे हेयरिंग करें और अपीलों में अपने आर्गुमेंट दें, बताएं कि ये है वो जराए। यानी वो जो कहता था, मरियम तो कहती थी मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, बेनिफिशियल ओनरशिप उनका हुसैन ने मान लिया। फिर नवाज शरीफ कहते थे ये है वो जराए। भाई बात बड़ी, ये कौन से जराए? उसी तरह है जैसे सरीना ईसा साहब कहती थी कि मेरी जो है ना वो आमदन है वहां से ट्यूशनों से बड़ी आई हुई है, स्कूलों से बड़ी आई हुई है, ज़रूरी आमदन है। वो पता लगा कोई 4 सालों में या 5 सालों में 1 करोड़ आमदन थी। 10.5 करोड़ का ट्रेल वो वहां पर सामने आ गया ना। और एफपीआर में जब मामला गया 10 करोड़ 10.5 करोड़ का पूछा गया तो 1 करोड़ वो आमदन वो वाली आ गई, 1.5 करोड़ 9 करोड़ का पता ही कोई नहीं कहां से आई है। एग्रीकल्चर इनकम मियां मोहम्मद शरीफ ने 88-89 में डिक्लेयर की थी 40,000 रुपया, तो इनकी तरफ से भी एग्रीकल्चर इनकम कोई। बात बड़ी सीधी सी है। यहाँ एक वतीरा जो चल रहा है, ये सो कॉल्ड लिबरल, ये सारे ये कहते हैं कि करप्शन पे तो पूछो ना, करप्शन करना इनका हक है, चाहे वो इस तरह आ भी जाए, डिक्लेयर की है नहीं की है, वो असूलों पे, शफाफियत के असूलों पे रहना नहीं चाहते। जिस किसी ग्रुप ने सिखा दिया है कि अदालतों पे प्रेशर डालो, प्रेशर डालो, प्रेशर डाल के अपनी मर्जी के फैसले ले लो, और अगर ये हो गया तो याद रखिएगा पाकिस्तान में अनार्की होगी। मेरिट के ऊपर इनका केस मैं चैलेंज करता हूं, मैं पता नहीं को 150 दफा चैलेंज कर चुका हूं। वो ले आओ भाई, सबूत ले आओ कौम के सामने। फिर क्या हुआ आपके सामने है मलिया, ये जो एफिडेविट इन्होंने दिया, मैंने एफिडेविट क्या किया, दोस्त एक अमेरिका में अपना वहां पर पहले वो ऑडियो सुनाई गई राणा शमीम साहब को कि जनाब ये जेन्युइन है, ये प्रेशर डाल के हुआ है, ये वो है। अच्छा वो चक्कर में आगे एफिडेविट इंग्लैंड पहुंचे। अब इंग्लैंड में हमारे दोस्त बैठे हैं, काजी साहब बैठे हैं, मेरे और दोस्त भी बैठे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि राणा शमीम साहब यहाँ है, राणा शमीम को पुराना जानता हूँ। वो राणा शमीम ने जिस एफिडेविट के पास गए ना जाकर उसे अटेस्ट कराया और वो आ गया। मैंने अपने फिर एक दोस्त को भेजा, वो भी सहाफी है, उसमें लिख दिया तोता मैना की कहानी, इधर उधर की कहानी सारी लिख दी। मैं गवर्नर उसका मालिक हूँ। वो ले गए एफिडेविट उनके पास, वो जनाब चार्ले गुथरी ने वो एफिडेविट टेस्ट कर दिया, मुझे उसको गवर्नर उसका मालिक बना दिया। ये पेश करेंगे हम, ये सारा कुछ रिकॉर्ड हमारे पास। और उसी ने बताया कि राणा शमीम को इनका मुलाजिम वकार जो है उनके हुसैन के फ्लैट में लेकर आया, राणा शमीम वहां पर गए और वहां सारा गया। फिर यहीं से बात खत्म नहीं होती। जैसे ही ऑडियो आई नुरानी की, वो नुरानी की ऑडियो को हमने पाकिस्तान के अंदर भेजा, फॉरेंसिकली रिपोर्ट, अभी वो थोड़ा टेक्निकली टाइम लग जाएगा, और फिर इंग्लैंड में भी भेजा। उन्होंने सारा कुछ बता दिया कि ये पब्लिक गैदरिंग के अंदर है, ये टेलीफोन की चीजें नहीं है। यहां से आप समझ आए कि झूठ, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच लगे, और कौम नहीं जाग रही है, कौम को जागना है।